हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। एक बार मैं देख लूंगी फटाफट कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। देन विल स्टार्ट अप विद द चैनल। ओके मैम, कहाँ हूँ मैम? यहीं पर है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द कमेंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे उनको डाउट है। सो हम एक काम करेंगे, हम वीडियो के एंड में जितने भी डाउट्स हैं आप लोग के वो सब ले लेंगे, ठीक है? ओके ओके, चलो। गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम, थैंक यू फॉर वेटिंग गाइज, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वेटिंग। चलो, तो अभी हम लोग सेशन को स्टार्ट करें बिना किसी डिले के, फिर लास्ट में आप लोग के हम कमेंट्स भी ले लेंगे। ओके, तो जल्दी से एक बार बोल दो, सभी लोग रेडी हो? मैम लगता है कि भाग कर आ रही हैं। हाँ बेटा, स्टूडियो चेंज करने में प्रॉब्लम हो जाती है ना टेक्निकल इशू की वजह से। तो इतना बड़ा है स्टूडियो, उसमें 70 to 72 स्टूडियोज हैं, तो इधर से भाग करके उधर, उधर से भाग करके उधर जाना पड़ता है कि कहीं तो क्लास लग जाए। बच्चे वेट कर रहे हैं। हाय मैम, हाय मैम, आज लेट हो गया। अब मैं रोज लेट होती हूँ कुछ नया नहीं है, स्टूडियो की वजह से हो जाता है बेटा। मैम लगता है कि भाग कर आ रहे हैं। आई होप ठीक है। ओके ओके, रेडी ना एवरीवन? यस, चलो। सो बेसिकली आज भी मैं आप लोग को चूज द करेक्ट वर्ड पढ़ाने वाली हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, शुरू करने से पहले मैं एक चीज पूछूंगी। मुझे ये बताओ, लास्ट सेशन पे मैंने आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बोला था कि आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो, प्लीज टेल मी। तो किसी ने भी मुझे आंसर नहीं किया। डेली बेसिस पर आप लोग इतना तो काम किया ही करो कि कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख करके दे दिया करो कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। आई होप कि अभी तक ये सारी क्लैरिटी सभी लोगों को मिल चुकी होगी कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है आपके। ये सुनो, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है सबको पता है? गुड मॉर्निंग रोशन मैम, आई एम न्यू, वेलकम टू द न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो। अभी तक इस चीज का तो किसी को डाउट नहीं है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आ रहा है मुझे नहीं पता? ये सबको पता है? एक बार से हम सब दिखा दो। यस मैम, सबको पता है। नहीं मैम, नहीं बोला था, बोला था कमेंट स्क्रॉल करना। मैंने अपनी आईडी से बोलता, कल एक्चुअली थोड़ा सा आईडी का इशू आ गया था। आज नेम सिनोनिम्स करवा दो मैम। इंग्लिश बैच में आप ही पढ़ा दीजिए प्लीज मैम, मुझे आपसे पढ़ना है। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगी अंजलि। आई विल आस्क एंड आई विल कम। नो, चलो। चरण स्पर्श, थैंक यू बेटा, खुश रहो। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करूंगी। मैं आज भी सेशन के बाद, आफ्टर सेशन लिख दे रही हूँ यहाँ पे, आफ्टर सेशन मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। इवन मैं टॉपिक्स के नेम भी लिख दूंगी। सो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कर देना कि आप लोग का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नंबर ऑफ थिंग्स में कंफ्यूजन है। तो जो टॉपिक आपका सबसे ज्यादा वीक हो आप डाल देना वहां पे कमेंट सेक्शन में। आई विल कम अप विद दोस, बिकॉज कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सबको प्रिपेयर होते हैं। ओके, सो विल फोकस ऑन दोस जो नहीं तैयार है। जैसे पिछली बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मैम चूज द करेक्ट वर्ड पढ़ाइए। सो आई होप कि चूज द करेक्ट वर्ड एक ऐसा पार्ट है बेटा जो बहुत ज्यादा परेशान करता है आपको और आप लोगों को प्रॉब्लम भी देता है ये, ठीक है? तो आज तो हम लोग ये पढ़ते हैं। ओके, चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी ओवरव्यू आप लोगों को दे देती हूँ। चूज द करेक्ट वर्ड क्या होते हैं। आपको एग्जाम्स में एक पर्टिकुलर सेंटेंस दिया गया होता है, राइट? और उससे रिलेटेड आपको एक ब्लैंक दे दिया जाता है ऐसे करके। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए ऐसे करके। इस तरह से आपका आता है चूज द करेक्ट वर्ड। अब आपका जो पहला पैटर्न होता है चूज द करेक्ट वर्ड का, वो क्या होता है? दैट इज बेस्ड ऑन ग्रामर, कि आपके जो ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, दैट वुड बी बेस्ड ऑन ग्रामर। ये मैंने कल भी बताया था आपको। सेकंड आता है आपका कि वो ऑप्शंस आपके वोकैबुलरी पे बेस्ड होंगे, राइट? आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है? सो ये तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। सो आई होप कि आप लोग रेगुलरली मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो यहाँ पर, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे। जितना मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ, जितना एक्स्ट्रास में नोट बनाती हूँ या बनवाती हूँ, आप सभी लोग वो बनाते होगे। मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ये सुनो, ठीक है? और अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे साथ ना, आई एम गिविंग यू द गारंटी कि आपके एग्जाम में आप कहीं से भी बैकहेड नहीं जाओगे, हमेशा सर उठा करके आगे ही खड़े होगे कि वाओ आई कैन डू दैट। सो बिकॉज मैंने रिबेका मैम से पढ़ा था। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। रेडी हो ना सभी लोग? क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन मैं होमवर्क के साथ शुरू करूंगी। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किसने किसने किया था बताना जरा। मैम इंग्लिश का सिलेबस में क्या क्या आएगा? मैम ग्रामर का टॉपिक बता दो जो आने वाला है। बेटा मैंने आपके इस पे एक वीडियो बनाई है जब बच्चों ने डिमांड किया था,
ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक आपको मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो है वो। ओके ग्रेट, यस मैम, यस मैम, थोड़ा एनर्जी के साथ, जल्दी जल्दी। हाय मैम, टुडे ना के आई हूँ ना इसलिए कह रहा है हाय मैम, टुडे यू आर लुकिंग सो रिफ्रेशिंग, एवरी डे आई लुक सो टायर्ड ना, क्योंकि मैं नहा के नहीं आती, ऐसा कहना है एक स्टूडेंट का, विनीत का। चलो ओके ग्रेट, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो देखो, पहला तो हम लोग ये होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे आंसर किया था, वेल एंड गुड। मैं चाहूंगी ना एटलीस्ट मेरी जब कमेंट सेक्शन आए ना, तो अगर 3 के 4 के व्यूज लेकर के जाते हो ना आप लोग, तो कम से कम नहीं तो इतने तो मेरे पास कमेंट्स आने चाहिए। आई वांट एटलीस्ट 500 कमेंट्स, 500 स्टूडेंट्स शुड बी लाइक दैट कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स करें जो भी होमवर्क क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि यू पीपल आर लर्निंग। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ही विल डिस्पेंस डैश योर सर्विसेज, ही विल डिस्पेंस डैश योर सर्विसेज, राइट। तो डिस्पेंस का मतलब होता है किसी को कुछ दे देना, किसी को कुछ दे देना ना। ये एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ ऑफ भी प्रेपोजिशन लेता है, ओ डबल एफ ऑफ भी प्रेपोजिशन लेता है, और विद भी प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। ओके ना, यहां पर आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या है, डिस्पेंस विद है जिसका मतलब है टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, हिंदी गलत होगी हो तो माफ कर देना, छुटकारा पाना, ठीक है। दूसरा टू गेट ऑफ लिखा हुआ है, ओ डबल एफ ऑफ जब लिखा होता है तो उसका मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। और जब ये वाला होता है ना डिस्पेंस, तो उसका मतलब होता है सिंपल टू गिव अवे, किसी चीज को दे देना, ऑन नहीं लगता डिस्पेंस के साथ। अब आप मुझे बताएं, अगर इसके हिसाब से आप आंसर करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आंसर परफेक्टली सूट करेगा, जल्दी से। दोनों नहीं होंगे आंसर्स एक ही होंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि डिस्पेंस के साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, किसके साथ ये फ्रेजल वर्ब फॉर्म करता है। तो कह रहा है ही विल डिस्पेंस डैश योर सर्विसेज, वो तुम्हारी सर्विसेज को डैश कर देगा, ठीक है, या डैश कर लेगा तुम्हारी सर्विसेज से। तो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हारी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो तुम्हारी सर्विसेज को गिव अवे करेगा, या फिर वो उससे छुटकारा पाएगा। एवरीबॉडी आंसर करो, सभी लोग। ये किसने किसने आंसर किया था कल कमेंट सेक्शन में मुझे बताना तो। ओके वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। सो बेसिकली वो कह रहा है कि अब उससे नहीं झेली जा रही है जॉब, अभी उससे नहीं झेली जा रही है सर्विसेज, तो वो तुम्हारी सर्विस से छुटकारा पाना चाहता है। ही जस्ट वांना गेट रिड ऑफ फ्रॉम योर सर्विसेज। तो ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी विद व्हाटसोएवर ही इज डूइंग, दैट्स व्हाई वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए आप इसका आंसर क्या लिखोगे, डी, ठीक। अब सपोज आपने कहा मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े, आई हैव अ लॉट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एंड आई वांट टू डिस्पेंस डैश, ठीक। तो उस जगह पर आप दोनों चीजें लिख सकते हो। अगर आप वहां पे लिखोगे डिस्पेंस डैश योर फ्रेंड्स, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स को उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। और अगर आप लिख दोगे आई जस्ट वांट टू डिस्पेंस डैश ऑफ ऑल दी क्लॉथ्स, तो वहां पे आ जाएगा डिस्पेंस विद द क्लोथ्स, बिकॉज यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट क्लोथ्स, ठीक है। तो डिस्पेंस एक ऐसा वर्ड है जो दोनों ही सेंटेंसेस में आपका काम करता है। फटाफट इसको जरूर से जरूर लिख लें, अगर आपने नहीं लिखा है तो बैक जाकर के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। सो ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, बस ये नहीं लगता, बाकी तीनों लगते हैं और इसका आंसर आपका हो गया डी। आई होप यहां तक क्लियर होगा सभी लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एम आई राइट? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो विद किसने किसने आंसर किया था? प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, हर एक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके मैम, कल मैं अकेले 50 कमेंट करूंगा। अच्छा अमन, चलिए इतना क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को। आगे बढ़ा जाए तो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रही हूं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो। कोई कंफ्यूजन हो ना मेरे से पूछना है, मैं कमेंट सेक्शन आपको देख रही, आपके कमेंट सेक्शन को देख रही हूँ। आई विल कनेक्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है शी डैश sang वेल डैश प्लेड द सितार वेरी वेल। तो ये है आपका क्वेश्चन और आपको यहाँ पर से कोई एक वर्ड चूज करके लगाना है। आई एम गिविंग यू टाइम, ठीक है। और ये जो लड़का बना हुआ है जो पेन से बार बार लिख रहा है, ये आपको ये रियलाइज करवा रहा है कि देखो नोट्स बना लो, मेक नोट्स,
ठीक है, तो इसको देख देख करके आप लोग प्लीज रियलाइज करना कि जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उसके आपको नोट्स बनाने हैं. ओके, एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल. सी. ओके, ओह सी. कुछ लोग डी भी आंसर कर रहे हैं. शैल आई राइट इट हियर? मैं यहाँ पे लिख दूं सी और डी दोनों आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के. अगर मैंने गलत सब्जेक्ट भर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज हो जाएगा, अभी चेंज हो रहा है वो तो. चलो ग्रेट. सो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग सी, और मैं बताऊं आप लोगों को सी आपका गलत आंसर है. सी गलत आंसर कर रहे हो आप लोग सब. जितने लोग सी आंसर कर रहे हो सब गलत कर रहे हो. सी आंसर ही नहीं है इसका. जितने लोग भी सी आंसर कर रहे हो ना सब गलत आंसर कर रहे हो, गलत. प्लीज जरा देखो. कितने शाणे हो आप लोग. मैंने बोला गलत आंसर कर रहे हो तो आंसर चेंज करना शुरू कर दिया सबने. देखो डी आंसर करना शुरू कर दिया. मेरे को पता था कुछ अपने आप से आंसर्स कर रहे हो, कुछ चीट करके आंसर कर रहे हो. तो चीटिंग इज नॉट एट ऑल गुड. प्लीज यूज योर ब्रेन, प्लीज यूज योर इंटेलेक्ट, प्लीज यूज योर विट. अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और आंसर करिए. मुझे पता था अगर मैं बोल दूं ना तो आप लोग यही करोगे कि आप लोग अपने आंसर्स को चेंज करना शुरू कर दोगे. और देखो आई कैन सी ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन सी ऑल्सो जिन्होंने फॉर श्योर नहीं था ना उन्होंने अपने आंसर्स चेंज करने शुरू कर दिए. सो चलो मैं आप लोग को बता देती हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है शी डैश वेल डैश प्लेड द सितार. तो आपको क्या करना है ना, आप यहाँ पर कोई चीज बता रहे हो इन टर्म्स ऑफ एडिशन. पहला वो काम क्या करता है, वो गाना गाता है या गाना गाता था बहुत अच्छे से, और दूसरा वो सितार भी बहुत अच्छा बजाता है. सो दो काम की आप यहाँ पर कनेक्टिविटी दिखा रहे हो. देखो पहला वाला ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्सो. तो स्टार्टिंग में ही आप ऑल्सो नहीं लिखोगे. जब स्टार्टिंग में कुछ होगा उसके रेफरेंस पे आपको ऑल्सो लगेगा क्योंकि ऑल्सो आपका एडिशन दिखाता है. राइट. नो सूनर के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन यहां पर तो देखो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये तो मेन वर्ब है. सैंग का मतलब होता है गाना. नेक्स्ट क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो आपकी कनेक्टिविटी दिखाता है. केवल यही नहीं, वो ये काम भी अच्छा करता है. ना सिर्फ ये बल्कि ये भी. तो यहां पर मैं लिख सकती हूं नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस. सिर्फ गाना ही अच्छा नहीं गाता बल्कि बजाता भी अच्छा है. वो क्या बजाता है, किसी पर्सन को बजाता है या सितार बजाता है. तो बेसिकली यहाँ पे वो सितार बजाता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है शी ट्राई टू, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि अगर ट्राइज लिखा हुआ होता तब सही होता क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर. तो हमने कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेटेड समझ लिए. यहाँ पे ट्राइज नहीं है तो ये गलत हो जाएगा. नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है तो गलत हो जाएगा. स्टार्टिंग में ही आप ऑल्सो नहीं लिख सकते, बाद में आप ऑल्सो लिख सकते थे लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते. और बाकी आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो ये भी गड़बड़ था कि यहाँ पे प्लेड लिखा हुआ था. सो आई गॉट दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. तो अब जो भी बच्चे मैंने डाउट में डाला आपको और जिन भी बच्चों ने आंसर चेंज किया उनके लिए मुझे रोना आ रहा है. बी कॉन्फिडेंट व्हाइल गिविंग योर आंसर्स. आफ्टर ऑल यू आर स्टडिंग विद मी. तो कितने लोग श्योर थे इस आंसर के लिए और कितने लोगों को नहीं पता था लेकिन अभी अच्छे से समझ में आ गया. डिस्क्रिप्शन में किसका मोबाइल नंबर है, कहाँ है मोबाइल नंबर. अरे वो मैनेजमेंट का है बेटा, मैनेजमेंट का है. अगर आपको कनेक्ट करना है मेरे से तो आप गूगल फॉर्म का लिंक भर सकते हो. ठीक है. बताओ कितने लोगों का सही है ये, कितने लोग कॉन्फिडेंट थे सी आंसर के लिए. और जिन लोगों का गलत हो रहा था जब मैंने कंफ्यूज किया था डी आंसर देने लगे थे उनको क्लियर हो गया ना कि डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्राइज नहीं आ रहा है. अगर शी लिखा हुआ है तो शी के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती तो डी तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया. मैम नोट्स में क्या लिखे नहीं समझ में आ रहा. नोट्स में आप बस इतना सा लिख दो कि जो मैं चीजें बोल रही हूँ. ऑल्सो एडिशन दिखाता है किसी के साथ. नो सूनर अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है. नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पर आप पेयर के लिए लगाते हो, ये पेयरिंग कंजंक्शन है. और ट्राई यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर. पीडीएफ इसका मिल जाएगा आप लोगों को अड्डा की ऐप पर. आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है. बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं. इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है. अब मैं लिख भी दूंगी सामने ताकि आप लोग नोट्स बना लो. यहाँ तक क्लियर है. मैम आई एम श्योर विद माई आंसर. दिस इज व्हाट मैम आप प्लीज अपनी बनी हुई है बेटा, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है. टेंशन मत लो आप, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनाइए. कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जिसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है. ठीक है. तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप लोग बस बहुत कॉन्फिडेंट रहना.
पता है मुझे, पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता तो छोड़ देना, लेकिन पता है तो फॉर श्योर होने चाहिए आप उसके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आई हैव इन माई एल्बम फोटोग्राफ्स ऑफ सम ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स डैश आई कैन नेवर फॉरगेट। तो मेरी एक फोटोग्राफ की एल्बम है, आप लोग भी करते होगे, मैं भी ये काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कलेक्शन करना फोटोज का। तो मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, उनकी फोटोज मेरे पास हैं और मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ठीक है? तो फटाफट आंसर करके बताइए क्या आएगा यहाँ पे, और सेशन को ना शेयर करें आप लोग। आज हमें ये सेशन 300 प्लस स्टूडेंट्स तक लेकर के जाना है, ताकि हर एक बच्चा जो कि इवन इन विलेज भी बैठा हुआ हो तो वो भी इसको पढ़ पाए, वो भी ये सेशंस को वॉच कर पाए, उसका भी बेनिफिट हो। ओके, मैं बता दूंगी अभी आशीष पीडीएफ कैसे मिलेगा, उसकी टेंशन आप छोड़ दो। आज मैं एक वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना कि आप अड्डा की जो ऐप है उससे पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सी आंसर कर रहे हैं, दैट आंसर कर रहे हैं। चलो अच्छा, कौन सा ऑप्शन सीधे सीधे लग रहा है कि नहीं होगा? ये विच नहीं होगा, ये नॉन लिविंग के लिए होता है, तो उसको तो हटा दो। यहाँ पे लिविंग आ रहा है ना, क्लोज फ्रेंड्स, ये लिविंग है, तो ये तो होगा ही नहीं। बचा ए, बी और सी। ज्यादातर आंसर्स क्या आ रहे हैं? अच्छा, ए बी आ रहा है, कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं और कुछ लोग आंसर कर रहे हैं सी। बी नहीं आ रहा, बी नहीं कर रहा कोई आंसर। चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, बहुत प्यारी सी चीज है, सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले हु और हुम का कॉन्सेप्ट समझ लो, हु और हुम का, ठीक है? जनरली आप देखना किसी भी सेंटेंस में जब आपको हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होता है तो उसके बाद आपको कोई वर्ब मिलेगी, कोई वर्ब मिलेगी। और जब आपको हुम लगाना होता है ना तो यहां पर अगेन आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाएगा, कोई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, कोई नाम हो सकता है, ठीक है? ही, शी हो सकता है, जस्ट लाइक दैट। सेंटेंस देखना, मैंने कहा द गर्ल डैश आई लाइक, ये पहला सेंटेंस है, ठीक है? ध्यान से सुनना, जिसको नहीं आ रहा है उनके लिए बता रही हूं। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा द गर्ल डैश स्पीक्स अ लॉट, ठीक है? पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। मुझे बताओ किसमें हु आएगा और हुम आएगा? आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं, हु के बाद आपको वर्ब मिलेगा और हुम के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जस्ट लाइक आई, यू, वी, ही, शी या किसी का नेम। तो इसकी कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ये दोनों आंसर करके बताओ, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर हु और हुम में कुछ लगाना है फटाफट बताओ क्या लगाएगा, फर्स्ट में क्या लगेगा और सेकंड में क्या लगेगा, जल्दी से आंसर करके बताओ बिना सोचे समझे, क्योंकि मैंने आपको एक हिंट दे दिया, छोटा सा हिंट, ठीक है? चलो फर्स्ट और सेकंड में क्या लगेगा फटाफट आंसर करके बताओ, फिर दैट की कनेक्टिविटी बताती हूँ कि कहां पर दैट लगता है। वेरी गुड। अब देखो यहां पर आ रहा है ना आपका सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट। अब इसी को ही नोट में बना लो, दिस इज सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है तो यहां पे क्या लग जाएगा आपका हुम। मैंने बोला ना हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। अब यहां पे देखो स्पीक्स लिखा हुआ है, स्पीक्स का मतलब होता है बोलना, दिस इज वर्ब, है ना? वर्ब ये, तो अब वर्ब आ रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा? हु। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? बिना देखे कर लोगे। कोई भी XYZ सेंटेंस उठा दो, हु और हुम का कनेक्शन कभी नहीं भूलोगे। आपका ब्लैंक के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, हुम लगा के आ जाओ, ब्लैंक के बाद आपका वर्ब आ रहा है, आप हु लगा के आ जाओ। बस कंडीशन यहां पर देख लेना, ये वाला जो होता है ना आपका, ये वाला पर्सन होना चाहिए, पर्सन यानी कि लिविंग थिंग। इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी नाइस। आई होप इतना क्लियर है सभी लोगों को। अब ये वाली चीजें तो हमको क्लियर हो गई। जिसने नोट्स बनाने हैं बना लो, हु के बाद वर्ब आएगा और हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, जस्ट लाइक आई, यू, ही, शी, वी, मी नहीं सॉरी, आई, ही, यू, शी, वी, या फिर दे, या फिर कोई नेम। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं हम दैट के ऊपर। बहुत ध्यान से प्यार से सुनना। दैट इकलौता ऐसा केस है जो कुछ कंडीशंस में लगता है, कुछ कंडीशंस में लगता है। अगर आपको किसी सेंटेंस में ओनली वर्ड दिखाई दे, ठीक है, या फिर द सेम वर्ड दिखाई दे, या फिर सच वर्ड दिखाई दे, या फिर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, जस्ट लाइक EST और मोस्ट वाली, ये है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। अगर इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं तो वहां पर आप दैट लगा देते हो। क्या लगा देते हो? दैट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यारी सी चीज है, बड़े प्यार से समझ में आएगी। अब मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने यहां पे लिख दिया दिस। अभी गर्ल गर्ल के बारे में स्टेटमेंट दी थी ना, मैंने लिखा दिस इज द सेम गर्ल डैश
आई नो। अब देखो आप सेंटेंस देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द सेम गर्ल डैश आई नो। आपने यहाँ पर देखा आई लिखा हुआ है तो आपको तुरंत दिमाग में आया, मैम ने बताया था ब्लैंक के बाद जो है वो सब्जेक्ट आ रहा होता है तो whom लगता है। चलो मैंने यहाँ पे whom लगा दिया, बट आपको पता है ये whom इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया? क्योंकि मुझे आगे ये वर्ड मिल गया द सेम। समझ आ रहा है ना, यहाँ पे मुझे वर्ड क्या मिल गया? द सेम। तो यहाँ पे मेरा whom क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे मैं whom ना लगा करके क्या लगाऊंगी? दैट। सो सिर्फ इतनी सी चीज है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जो हमें अगर दिख जाए सेंटेंस में, जस्ट लाइक ओनली, द सेम, सच, या फिर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। या आपको एक और वर्ड भी बहुत प्यारा से मिल सकता है जिससे आप बोलते हो इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिनका आपको कुछ अता पता नहीं होता। ठीक है, जैसे somebody, someone, anybody, तो उनके साथ भी आप ये केस लगाते हो कि वहां पर आप दैट का यूज करते हो। बताओ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ग्रेट। मैम आपके विकैबुलरी रिकॉर्डेड सेशन देखकर आई एम इन लव विद विकैबुलरी। ओ सो स्वीट ऑफ यू खुशबू। चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाया है बेटा, मैंने 2 सेशंस लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक करना। ठीक है, 2 सेशंस लिया हूं, बहुत डिटेल में बताया। तो यहां तक क्लैरिटी मिल रही है? क्लैरिटी मिल रही है यहां तक कि नहीं मिल रही है? फटाफट आंसर करके बताओ। यस मैम, एक बार जल्दी से बता दो। यस मैम। क्लियर मत लिखना प्लीज, लिखना पाल्पेबल। मैम पाल्पेबल का मतलब ही होता है क्लियर। यहां तक मैम क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है। बताओ ठीक है, और मुझे देख करके बताओ फटाफट यहां पर क्या आएगा। एवरीबडी आंसर करके बताओ। कह रहा है आई हैव इन माई एल्बम फोटोग्राफ्स। मैंने अपनी जो फोटोग्राफ की एल्बम थी उसमें अपने कुछ दोस्तों को देखा। डैश आई नेवर फॉरगेट। अब बताओ आपके पास कोई ओनली वर्ड आ रहा है? somebody, anybody कोई वर्ड आ रहा है? नहीं, some वर्ड आ रहा है जो कि आपका एक अलग पार्ट है। some आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं होता, somebody और anybody आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। द सेम नहीं आ रहा, सच नहीं आ रहा, और est और most नहीं आ रहा। आपने ऐसा करके हटाया इसको, आपने कहा दैट तो लगेगा नहीं। हु के बाद आपकी वर्ब आती है सिंपल, विच नॉन लिविंग के लिए लगता है। लो हो गया आंसर मेरा। आंसर क्या हो गया इसका करेक्ट? सी। ठीक है, समझ आ रहा है? परफेक्ट परफेक्ट। चलो लिख लो, ये नोट्स बना लो, ये नोट्स बनाने वाले हैं बेटा। एक एक चीज में चीजों को कनेक्ट करते हुए बताती हूँ, कोई नहीं बताएगा, बहुत डिटेल में एक एक चीज समझाती हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को क्लैरिटी मिलती होगी। नहीं मिले पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट करके पूछ सकते हो, मैम नहीं आ रहा प्लीज बता दीजिए। आई विल गिव यू द आंसर थाउजेंड्स ऑफ टाइम, लैक्स ऑफ टाइम इफ यू आस्क मी, बिकॉज आई नो आई हैव टू टीच। आई एम हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप स्टूडेंट्स हो तभी मैं टीचर हूँ, अदरवाइज आई वोंट बी देयर, है ना। तो आप पूछोगे तो मैं आपको 1000 बार बताऊंगी, लाख बार बताऊंगी, बट पूछो तो। चलो एक एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आंसर करना। दिस इज द बेस्ट मूवी डैश ही एवर सीन। चलो बताओ क्या आएगा यहाँ पे फटाफट। इन सभी ब्लैंक, ये जो ब्लैंक है ना, इसमें से इन वर्ड्स में क्या आएगा फटाफट आंसर करके बताओ। फटाफट फटाफट से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर मी। और सेशन को शेयर करो। टुडे वी हैव टू ब्रिंग दिस सेशन 300+ स्टूडेंट्स, एंड आई नो इफ यू पीपल गिव जस्ट अ लाइक, तो बाकियों के ऊपर भी ये पॉपअप करेगा, बाकी बच्चे भी सेशन को वॉच कर पाएंगे, उनका भी बेनिफिट हो पाएगा। तो आपका जो लाइक होता है और आपकी जो शेयरिंग होती है वो केयरिंग होती है, बस एक तरीके से समझ लो। वाओ, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट सिंपल एज दैट। मूवी लिखा हुआ था, नॉन लिविंग था, आपने लगाना क्या चाहिए था? आपने लगाना चाहिए था विच। बट जैसे ही हमने देखा यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ रहा है द बेस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। मैंने इसको देखा, अरे बाप रे द बेस्ट आ रहा है, हटाओ 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 इसको हटाओ। यहाँ पे आएगा दैट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मिल रहा है। क्लियर? ठीक है, चलो तो ये हो गया क्लियर मेरा, मुझे आंसर समझ में आ गया। यहाँ पे सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आई थिंक ये मैंने आपको प्रेपोजिशन में भी पढ़ाया था। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का आपका एरर है, आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, भगा दो उसको। तो कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं जो अपने साथ फिक्स्ड वर्ड लेती हैं, है ना, तो वो प्रेपोजिशन आपको याद रहनी चाहिए। जल्दी से आंसर करके बताओ, जल्दी से। और सेशन को ना 300+ लेकर के जाना है। कल 264 स्टूडेंट थे ना पीक में, वी हैव टू टेक इट मोर देन दिस एटलीस्ट। मैम फिर से इतना बड़ा पेन ले लिया आपने। ये पेन इसलिए दिया ताकि आप नोट्स बना। ओ प्लीज के साथ ऑन लगता है। यू हर्ट मी। नो ऑन विथ प्लीज। कुछ वर्ड्स बता रही हूँ, फिक्स्ड है, लिख लो उसको। लिख ला लिख ला
सफरिंग बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में, सफरिंग के साथ लगता है फ्रॉम, एंड आई थिंक ये तो आपको पता भी होगा। अशेम्ड के साथ लगता है ऑफ, कंप्लाई के साथ लगता है विद, अडहेयर के साथ लगता है बाय। लिख लो इन वर्ड्स को, लिख लो अपनी कॉपी में। सॉरी के साथ लगता है फॉर, ठीक है। और क्या बचा, ये वाला वर्ड प्लीज्ड, प्लीज्ड विद, प्लीज्ड विद समवन, ठीक है। जब किसी से, किसी पर्सन से प्लीज्ड होते हो तो विद लगाते हो, और जब किसी चीज से प्लीज्ड होगे तो उसके साथ एट लगाओगे, एट समथिंग, ठीक है। लिख लो उसको, नोट्स बना लो अपनी कॉपी में। बोलती हूँ ना नोट्स बना लिया करो, तो उसको नोट्स बना करके लिख लो। प्लीज्ड विद समवन एंड प्लीज्ड एट समथिंग। किसी चीज पर, किसी चीज को देख करके आप खुश हो गए हो तो यू आर प्लीज्ड एट समथिंग, बट इफ यू आर प्लीज्ड विद सम पर्सनालिटी दैट मीन्स यू आर प्लीज्ड विद दैट पर्सन। सो प्लीज्ड विद लगता है पर्सन के साथ, लिख लो उसको, विद समवन, प्लीज्ड विद समवन एंड प्लीज्ड एट समथिंग। Note it down in your copy. So this cute सी Zuzu is asking for कि भैया नोट्स बना लो, बना ले तू नोट्स बना ले ठीक है। चलो मैम हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते। कितने गंदे हो विधायक। अच्छा ये विधायक जी हैं, है ना, भौकाल है विधायक जी का, तभी नहीं करना चाह रहे। कह रहे हम शेयर नहीं करेंगे मैम, हम नहीं चाहते कि कोई और पढ़े कितने शैतान, कितने ज्यादा शैतान हो आप लोग। मैम इंटरेस्ट के साथ क्या लगता है, इंटरेस्ट इन, इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्ट अगर आता है तो बेटा इन लगाते हो, यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग। लिख लो, डी करेक्ट है मैम। मैम आपने यूपीएससी के एग्जाम दिया था? नहीं अभी तक तो नहीं दिया खुशबू, लेकिन चाह रही हूं दे दूं। शॉर्ट्स नहीं है बेटा, शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स, SHOTS। इंग्लिश शॉर्ट्स CUET डालोगे ना तो मिल जाएगा। और 13 उसमें वीडियोस है, एक दिन में ही देख डालोगे आप, छोटी छोटी सी वीडियोस है। मेरे कान में सीटी बज रही है, आई डोंट नो व्हाई। सो आई थिंक दिस इज द आंसर विच इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। नोट्स बना लिए इसके, मैं हटा दूं उसको? अरे व्हाई इज इट हैपनिंग? टेक इट टू 300 बिकॉज आई वॉन्ट देखो ये तो टारगेट आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया थैंक यू फॉर दिस। सो वी हैव टू ब्रिंग इट टू 300 स्टूडेंट, बिकॉज जितनी ज्यादा रीच बढ़ेगी ना बेटा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम सर पे, अच्छा खुशखबरी तो मिली गई होगी आप लोगों को कल कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो एक्सटेंड हो गया, तो चिल करो। और फिर आपकी करेक्शन विंडो की भी डेट आ गई है, परेशान थे ना कल तक आप लोग, तो हैप्पी, बी हैप्पी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस मैम। कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब होता है किसी के आज्ञा का पालन करना। कंप्लाई और अडहेयर दोनों का मतलब होता है आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हो, ओबे कर रहे हो। बस ये है कि ओबे के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती, कंप्लाई के साथ विद लग जाता है, अडहेयर के साथ बाय लग जाता है, ठीक है। ओके 270, ग्रेट। चलिए मोर 300, आई विल ब्रिंग माई स्माइल बैक व्हेन इट बिकम्स 300। खैर आप लोगों को भी क्या लगता होगा, मैम बोलती रहती है, बट इट हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट। वी हैव टू टेक अ फैमिली टू द बेस्ट ऑफ बेस्ट। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना लोगों तक पहुंचेगा, उतनी लोगों की मदद हम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन जसपाल गॉट एंग्री, जब जसपाल एंग्री हो गया यानी कि गुस्सा हो गया, ही स्टार्टेड टू डैश फीलिंग्स विद हिज हैंड। तो वो क्या कर रहा था, अभी होता है ना आप लोगों को कभी गुस्सा आता है कि नहीं आता? मुझे तो आता है। मैंने एक बार अपने हाथ से ऐसे मिरर पे ऐसे मारा था पंच और मिरर टूट गया था। आई डोंट नो आप लोग क्या करते हो, आपको गुस्सा आता है तो। और एक और चीज यहाँ पर बता देती हूँ, एंग्री भी लिख लो, एंग्री भी एक प्रेपोजिशन है, सॉरी एंग्री भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ भी 2 प्रेपोजिशन लगती हैं, विद और एट, ठीक है। एंग्री विद समवन एंड एंग्री एट समथिंग, जस्ट लाइक प्लीज, इसको भी लिख लेना। खैर यहाँ पर तो लगाना नहीं है। कह रहा है जब जसपाल एंग्री होता है ना तो वो अपनी हाथों के साथ कुछ हरकतें करना शुरू कर देता है। अब हो सकता है वो अपने हाथों से मारता हो, दीवार फोड़ता हो, पंचिंग बैग पे मारता हो, या फिर ऐसे ऐसे करता हो, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं लोग। दे हैव डिफरेंट डिफरेंट
मतलब उनके हाथों पैरों का कुछ रिएक्शन होता है। तो जैसे हमारे जो बिहेवियरल एक्शंस होते हैं उनको हम हमारे बिहेवियर कहते हैं, बट जो हाथ पैरों से होता है उसको क्या बोलते हैं? आई थिंक बहुत कॉमन सा वर्ड है और बहुत इजीली आप इसका आंसर कर सकते हो। मैम मुझे गुस्सा आता है तो मैं खाने लगता हूँ, और मुझे गुस्सा आता है तो मैं रूम में अपने आप को बंद कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे किसी से बात नहीं करनी, लेट मी बी साइलेंट। डी होगा। तो बिल्कुल सही है, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा, जेस्चर्स। तो जेस्चर्स आर योर बॉडी एक्टिविटीज। आपके जेस्चर से कोई भी पता लगा सकता है कि आप खुश हो, सैड हो, हैप्पी हो या क्या हो। तो अगर हमने ऐसे करके आपको हाई किया तो मेरे जेस्चर्स देखे खुश हो रही थी मैंने कहा ठीक है हाय, तो ये मेरे रॉन्ग जेस्चर्स थे। मुझे किसी ने भी देख करके बता दिया कि ये थोड़ा सा अनफ्रेंडली हो रखी है, राइट। सो जेस्चर से बना है आपका वर्ड जेस्टिकुलेट। तो उसने अपने हाथों को के जो जेस्चर्स थे उनको अजीबोगरीब ढंग से करना शुरू कर दिया था जब भी वो एंग्री होता था। तो ये बेसिकली सेंटेंस कह रहा है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा और समझ में अच्छे से आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेरी गुड। तो लिख लीजिए अपना आंसर जेस्टिकुलेट। मैम ये सब का नोट्स कैसे बनाए? सब अभी तो बताया बेटा। जो लिख रही हूँ ना वो अपनी कॉपी में लिखते रहो। ये एक्स्ट्राज में नोट बना के लिख लो कि एंग्री कभी आएगा तो उसके साथ ये लिखोगे, है ना। मैम वॉश बेसिन तोड़ दिया था गुस्से में, फिर मम्मी ने मुझे तोड़ा। अच्छा साहिल, तो तुमने वॉश बेसिन, कितना महंगा आता है वॉश बेसिन पता है? मेरी मम्मी तो दोबारा मंगवाती भी ना वॉश बेसिन, कहती अब तुमको तोड़ करके मैं इसको दोबारा से खरीदूंगी। चलो हाँ, बाकी वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है, एक बार देख लो। पार्टिसिपेट का मतलब आपको पता है किसी चीज में पार्टिसिपेशन लेना, इसका तो कोई एज सच मेरे को मीनिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और एक वर्ड लिखा हुआ है इमोलेट। इमोलेट का मतलब होता है किसी को मार देना, टू किल समवन। आज ना छोड़ूंगी तुझे, है ना। तो टू किल समवन, किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना, इज कॉल्ड इमोलेट। गुस्सा आ रहा होता है ना तो ऐसे गर्दन पे हाथ ले जाकर के बोलते हो आज ना छोड़ूंगी तुझे दम दम दम। और इंटॉक्सिकेट का मतलब तो बहुत अच्छे से जानते होंगे सारे स्टूडेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो बताओ क्या होता है इंटॉक्सिकेट का मतलब? नशा, ये सुना है ना। तो जो भाई टल्ली हो जाता है ना खूब ज्यादा पी करके, उसे आप बोलते हो ही इज कंप्लीटली इंटॉक्सिकेटेड। एम आई राइट? तो आई थिंक ये सब आपको पता है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि इतना ज्यादा पी करके टल्ली हो गया है कि वो अपने होशो हवास में ही नहीं है, चाहे वो किसी भी तरह का नशा कर रहा हो, इज कॉल्ड इंटॉक्सिकेटेड पर्सनैलिटी। पार्टिसिपेट का मतलब आपको पता है, इजी सा है। पार्टिसिपेशन लेना कहीं पे हिंदी में क्या बोलेंगे आप ही मुझे बता दो, बिकॉज आई डोंट नो हिंदी, बट आई थिंक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हो, फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, किसी क्विज में पार्टिसिपेट करते हो, क्लास में पार्टिसिपेट करते हो, तो दैट इज पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट जस्ट लाइक। तो इमोलेट का मतलब मार देना किसी को। लिख लो, इवन गाना भी लिख लो, याद रहेगा। लिख लो, देखो ये भी कह रहा है लिख लो, देखो देखा। इंटॉक्सिकेट का मतलब पता चल गया, जेस्टिकुलेट का मतलब भी पता चल गया आपको। आगे बढ़े 300, द टारगेट इज 300 एंड द आंसर इज डी। यहां पे लिख देती हूँ। ओके 291, 8 more to bring 300, 293, no less, I want more। मैम आप कहाँ से क्लास ले रहे हैं? बेटा मैं स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ, ऑफिस आकर के, और गुड़गांव में हूँ। सभी मीनिंग बता दिया, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। लिख लो उसको। हाँ, शामिल होना, वाह, इन्वॉल्व होना किसी चीज में, शामिल होना, ग्रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर। द हिस्ट्री प्रोफेसर डैश अ ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज स्टूडेंट्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट। तो बट ऑब्वियसली चीज है, जब कोई टीचर अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, उसको अगर बहुत ज्यादा मास्टरी हासिल होती है, वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होता है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए द प्रोफेसर डैश, तो यहां पे क्या आएगा? कमांडेड, एक्वायर्ड, अटेन्ड या फिर ऑब्जर्व्ड। नाउ 3 more स्टूडेंट, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 300 प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, फिर हम लोग आगे आंसर्स तो कर ही रहे हो आप लोग। लेट्स टेक इट टू 300 कंप्लीटेड, लेट मी बी हैप्पी। ओह
Thank you very much. So this is really very nice कि you people are just bringing it to more and more students. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा students जब हमारे साथ connect होंगे ना, तो it would be lovely. बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? बिकॉज हर एक बच्चे की मदद हो पाएगी जो किसी विलेज में है, किसी ऐसी जगह पर है जो नहीं पढ़ पा रहा. सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट टू 300. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एवरीवन. थैंक यू. आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट सी. एक्वायर्ड. ऑब्जर्व भी करें. ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो जब आप, तो हिंदी में मतलब क्या होता है इसका? नोटिस करते हो किसी चीज को, है ना? क्या मतलब होता है इसका हिंदी में? वेरी गुड. हाँ, वेरी नाइस. हैव एन आई ऑन. देखो अलग अलग वर्ड्स हैं. अब यहाँ पे काफी सारे वर्ड्स हैं ना, आपको सिमिलर लग रहे होंगे. एक तो देखो ये दोनों वर्ड आपको सिमिलर लग रहे होंगे. एक्वायर्ड का मतलब भी होता है टू गेट समथिंग, और अटेन का मतलब भी होता है टू गेट समथिंग. बट यहाँ पर ना आपको जब अटेन आप कुछ करते हो ना, तो आप किसी चीज को हासिल करते हो इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड. जैसे मैंने कहा विराट कोहली को कोई ट्रॉफी मिल गई, विराट कोहली को कोई ट्रॉफी मिल गई, या फिर मैंने कह दिया कि उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली. तो इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड अगर आपको कुछ मिल रहा है ना, तो वहां पर आप लिखते हो अटेन्ड. क्या लिखते हो? अटेन्ड. ठीक है. फिर ऑब्जर्व का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी चीज को नोटिस करना होता है. कमांड का मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना, टू टेल समवन डू दिस डू दैट, ओके, गेट दैट, ऐसे करके जब कोई किसी को ऑर्डर दे रहा होता है, तो वो वाला वर्ड आपका बनता है कमांडेड से. लास्ट वर्ड है आपका एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग, कुछ हासिल करना. ठीक. तो अब ये बताओ, यहाँ पर जो हिस्ट्री प्रोफेसर हैं, इन्होंने क्या हासिल किया है? अपने स्टूडेंट से रिस्पेक्ट हासिल करी है. क्यों? क्योंकि उनकी अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी बहुत ज्यादा अच्छी है. तो ऑर्डर तो किया नहीं उन्होंने, ना ही नोटिस किया, एक्वायर और ऑब्टेन किया है. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए व्हाट विल कम. आपका एक्वायर्ड और ऑब्टेन में कौन सा वाला, सॉरी एक्वायर्ड और अटेन में से कौन सा वाला आपका आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए. और ये भी इसी का सिनोनिम ही है, ऑब्टेन करना, कुछ हासिल करना. हिंदी में लिख दिया ना मैंने. ये होता है इन टर्म्स ऑफ थिंग्स, ये वाला रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ थिंग्स होता है. और ये वाली जो चीज होती है जो आप एक्वायर करते हो, वो विजिबिलिटी के साथ नहीं होती. वेरी गुड. अचीव्ड करना बोल सकते हो, बी. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. ओके, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है. ऑल्दो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज गिवन इन किरण पब्लिकेशन ऑल्सो. ये क्वेश्चन आपका किरण पब्लिकेशन की बुक में भी आपको मिलेगा. बट मैं आप लोग को ये बता देती हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक में आपका आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है बच्चा. इसका करेक्ट आंसर है बी. ठीक है, परफेक्ट. अटेन नहीं होगा बेटा, अटेन नहीं होगा. अटेन किसी चीज के टर्म्स में हासिल करना होता है. ठीक है, जैसे मैंने बोला ट्रॉफी मिल गई उसको, कोई अवार्ड मिल गया उसको, तो ये इन टर्म्स ऑफ थिंग होता है. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. लिख लो उसको अपनी कॉपी में अगर नहीं लिखा हो अभी तक तो. वेरी गुड, वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन देखिए. द दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइज्ड अ डैश डे परेड in remembrance of police personnel who laid down their lives while serving in forces. So क्या मतलब है कि जो दिल्ली पुलिस है ना, उसने ऑर्गेनाइज करवाया. क्या ऑर्गेनाइज करवाई? एक परेड. आपने देखा होगा बहुत सारे सोल्जर्स सब एक साथ ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं. दैट इज कॉल्ड परेड. ये हमारी 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी होती है. किसकी याद में? पुलिस पर्सनल की याद में, जो लोग अपनी जानों को गवा चुके थे जब वो कहाँ सर्विंग कर रहे थे, फोर्सेस में सर्विंग कर रहे थे. तो बहुत बार होता है हमारे आर्मी फोर्सेस के जो लोग होते हैं वो अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं फॉर अस, राइट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको आप फेलिसिटेशन डे उनके लिए बना रहे हो, या कमेमोरेशन डे आप बना रहे हो, कॉन्डोलेंस बना रहे हो, या फिर आप रिमेंबर बना रहे हो. ऑल्दो मैं आप सबको ये बताऊं, ये सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स बन सकते हैं. ऑल दीज वर्ड्स कैन बी द सिनोनिम ऑफ वन अदर. सारे शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. मार्टियर, या वेरी गुड. मार्टियर बोलते हैं शहीद को, मार्टियर बोलते हैं शहीद को, और मार्टिरडम बोलते हैं शहीद दिवस को. लिख लो उसको कहीं पे, दोनों वर्ड लिख लेना. ये शहादत होती है मार्टिरडम, ठीक है, और मार्टियर बोलते हैं शहीद को. तो ये जो पुलिस पर्सनल्स है ना,
ये क्या हुए? ये शहीद हुए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो वो जो शहीद हुए हैं उनको मार्टियर बोलते हो, और मार्टियरडम बोलते हो उनकी शहादत को। आज शहादत का दिन है ना, क्योंकि हमारे जितने भी जवान थे वो शहीद हुए थे, ऐसे बोलते। तो आप बताओ, उनकी याद में कुछ कराया जाता है ना, तो वो क्या होगा? रिमेंबर का मतलब भी याद करना होता है, कमेमोरेशन का मतलब भी याद करना होता है, कॉन्डोलेंस में भी हम क्या करते हैं, किसी पर्सन की आत्मा या सुख शांति के लिए 2 मिनट का मौन करते हैं ना। सो बेसिकली ये हम लोग उसे याद करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी अच्छी बातों को ध्यान करते हैं। फेलिसिटेशन स्कूल्स में दिया जाता है, जब कोई जा रहा होता है और लास्ट किसी को विदाई दी जा रही होती है ना, तो उसकी सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज को हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो फेलिसिटेशन इज अ सेरेमनी जब हम लास्ट मोमेंट पे खूब सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन के लिए। जैसे सपोज अभी आप लोग का सीयूईटी का एग्जाम खत्म होगा, है ना, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, बट आप लोग अब मेरे को विदाई दे रहे हो कि मैम सीयूईटी का एग्जाम खत्म हो गया, अब आप जाइए, टाटा बाय बाय। लेकिन मेरे बारे में आप लोग खूब अच्छा अच्छा बोल रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट और इन टर्म्स ऑफ लव, अफेक्शन, बहुत सारे टर्म्स में आप मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मेरे लिए बोल रहे हो, तो यू आर गिविंग अ काइंड ऑफ फेलिसिटेशन टू। ठीक है, कि आप मेरी सारी अच्छी बातों को याद कर रहे हो और अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कह रहे हो। बताओ जल्दी से क्या आएगा पहले तो आंसर? बी 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 आंसर। आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। तो किसी भी पर्सन को अगर हम याद करते हैं और उसकी याद में कुछ मनाते हैं, याद में कुछ मनाना, ठीक है, मनाना, जैसे ये दोनों डेज बहुत ही वेल नोन है। बता सकते हो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी क्यों बहुत वेल नोन है? किसकी याद में मनाए जाते हैं दोनों दिन? ठीक है, बताओ जल्दी से, लेट्स सी आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। फेलिसिटेशन आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। किसी की याद में अच्छे शब्द बोलना, शब्द बोल के विदाई देना, विदाई। अरे यार इसको थोड़ी हिंदी देख लेना। कॉन्डोलेंस का मतलब होता है मौन धारण करना, किसी मरे हुए को याद करना। ठीक है, धारण करके डेड को याद करना। और रिमेंबर तो नॉर्मल याद होता है, किसी भी चीज को याद करना, कोई मेमोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। लिख लो उसको अपनी कॉपी में। जो बच्चे बोलते हैं ना मैम क्या लिखें, उसको लिख लो। ओए होए, हाँ, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? मार्टिरडम डे किसका था बेटा? 30 जनवरी, आपको नहीं पता? या 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, तो उनकी पैदाइश की याद में हम लोग मनाते हैं, और 30 जनवरी को उनका जन्मदिन, मरण दिन, ऐसे आप लर्न कर लो। तो इस दिन वो ही वॉज डेड, ठीक है, उनको शहीद कर दिया गया था। बाय किसने किया था? हु किल्ड गांधी जी? गांधी जी को किसने मारा था? एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा कुछ हासिल करना, तो उसको मिल रहा है ना, ही इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो कोई चीज नहीं है, वो फीलिंग्स है। ठीक है, बापू पैदा हुए थे, किसी ने नहीं, हाँ, हर्षवर्धन के लिए क्लैप। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी गांधी जी को। ठीक है, ये आई थिंक ये छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत कॉमन सी है। तो इसका आंसर है बेटा आपका बी, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, कमेमोरेशन डे होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। पॉवर्टी हैज टू बी डैश एंड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन। जो गरीबी है उसको क्या होना चाहिए? डिस्ट्रॉय होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए, या फिर मैग्नीफाइड होना चाहिए। मैग्नीफाइड का मतलब है किसी छोटी चीज को बड़ा करके आप देखो। और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि गरीब गरीब होता चला जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है। गरीबों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता, जो देते भी हैं वो सिर्फ अपनी भाई के लिए लेते हैं। ओ भाई, अपने भाई है ये, इन्होंने अपने को इज्जत दिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि उनको बहुत कुछ मिल जाए। सो एटलीस्ट जो गरीबी है हमें उसको मिटाना चाहिए, और उनको एटलीस्ट जरूरत वाली जो चीजें, जो बेसिक नेसेसिटीज की चीजें, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, वो तो उन तक पहुंचा ही देना चाहिए। So what will come here? Tell me something. Okay. मैम वर्ड पावर मेड इजी बुक कैसे पढ़ें, उसमें क्या पढ़ें? विनीत, आप ना गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मेरा नाम डाल के फिल कर देना। आई विल कॉल यू टुडे एंड आई विल टेल यू हाउ टू स्टडी दैट. ओके, eliminated. Okay.
देखो अगर हम हमारे भारत देश की बात करें या किसी भी पर्टिकुलर जगह की बात करें, गरीबी को आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, तबाह तो नहीं कर सकते, बिकॉज देखो जब दोनों चीजें होती है ना तो ही बैलेंस बनता है। सब अगर अमीर हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, सब गरीब हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, तो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, राइट। तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो हमें किसी भी चीज को नहीं करना चाहिए, वो तो गलत हो गया, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड एलिमिनेटेड। एलिमिनेटेड का मतलब है हमें धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, ओके। फिनिश का मतलब भी हो जाता है पूरी तरीके से खत्म करना। मैग्निफाइड का मतलब होता है स्मॉल चीज को बिगर करके दिखाना, टू मेक स्मॉल थिंग्स बिगर। तो हमें गरीबी को बड़ा करके दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, बट ये बोल रहा है कि हमें जो पॉवर्टी है उसको धीरे धीरे क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, और लोगों को की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। सो आई होप इसका आंसर आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। द करेक्ट आंसर इज बी। अच्छा, एक और चीज थी, मैं एक दिन सेशन पढ़ा रही थी, एक बच्चे का क्वेरी भी आया था, तो मैं चाहूंगी यहाँ पर आप लोग भी इसको नोटिस कर लो। एक वर्ड होता है एक्सटर्पेट, एक्सटर्पेट, और एक वर्ड होता है एक्सट्रीकेट, ठीक है। और ये वर्ड कहीं पे भी आते हैं ना तो ये आपको रिमूव से सेंस बताते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, होप कि आप लोग को याद होगा। तो एक वर्ड है एक्सटर्पेट और एक वर्ड है एक्सट्रीकेट। एक्सटर्पेट का मतलब होता है किसी चीज को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, और एक्सट्रीकेट का मतलब होता है किसी चीज को एलिमिनेट कर रहे हो। तो इन टर्म्स ऑफ अगर यहाँ पर डिस्ट्रॉयड की जगह पर एक्सटर्पेट लिखा होता और एलिमिनेटेड की जगह पे एक्सट्रीकेट लिखा होता तो आपका आंसर कौन सा आता? एक्सट्रीकेट। गरीबी को आप कम कर सकते हो, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्पॉसिबल टास्क है, या तो इतना हो, है ना, तो हमें उसे कम करना चाहिए फॉर मेकिंग अ काइंड ऑफ बैलेंस। तो उसको लिख लो, एक्सटर्पेट इज द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉयड एंड एक्सट्रीकेट इज द सिनोनिम ऑफ एलिमिनेट। कल ही एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, एंड आई थिंक आप लोगों की भी बहुत सारी क्वेरीज होती होंगी इससे रिलेटेड, तो इसे लिख लो, ध्यान से लिख लो। मैम इंग्लिश बैच में आप ही पढ़ा दीजिए। मैम ठीक है अंजलि, एक तो आप फोन नहीं उठाते, आई वॉज कॉलिंग यू येस्टरडे ऑल्सो और आपका फोन नहीं मिल रहा था। प्लीज आज फिर से गूगल फॉर्म फिल करना अंजलि, और उसमें फिर से अपना नंबर डालना जो करेक्ट वाला है, ताकि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूं। ओके। नाथूराम गोडसे एलिमिनेटेड गांधी, ही किल्ड गांधी जी। इमोलेट, अभी एक वर्ड बताया था ना, इमोलेट करना, ही इमोलेट गांधी जी। हाँ हाँ ऋषभ, डाउट पूछो आप अपना बेटा। मैम गुरुग्राम में कहाँ? मैं भी गुरुग्राम से ही हूँ मैम। गुरुग्राम में कहाँ? सेक्टर 39 यूनिटेक साइबर पार्क ये मेरा ऑफिस है। चलो, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। कोई डाउट तो नहीं? किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। मैम आई हैव अ डाउट दैट आप भी पढ़ाती हैं और जानवी मैम भी पढ़ाती हैं, तो किसी एक से पढ़ें या दोनों? दोनों का ही पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो जहां से भी आपको नॉलेज मिले, अगर आपको लग रहा है आपकी इंग्लिश वीक है तो आप दोनों की क्लासेस अटेंड करो, दोनों से नोट्स बनाओ, आपको तो हेल्प ही मिलेगी ना। और ठीक है बेटा, तो टेंशन मत लो, दोनों से पढ़ सकते हो आप। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स आर यूजलेस। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब बेकार हैं, नॉट वर्दी, वर्थलेस हैं। ओके, यू नो हाउ टू यूज देम। कंप्यूटर तब तक यूजलेस होते। अरे ये बड़ा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। आई जस्ट विश कि आप लोग को ये आइडिया हो। 2012 में योगी जी ने सबको लैपटॉप बांटे थे। सॉरी योगी जी बोल रही हूँ, अखिलेश ने सबको लैपटॉप बांटे थे। अभी शायद योगी जी ने भी कहीं किया है, मोबाइल बांटे, राइट। तो कई सारे जो बेचारे गांव के बच्चे थे, गरीब थे, उन्हें बहुत अच्छे से पता ही नहीं था कि लैपटॉप को यूज कैसे करें, तो उन्होंने यहाँ से फ्री में लैपटॉप लिया और 3-3, 4-4 हजार में, 5-5 हजार में उसे बेच दिया बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू यूज दैट। सो तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, कंप्यूटर्स यूजलेस हैं जब तक आपको ये नहीं पता कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। कोई भी टेक्नोलॉजी यूजलेस होती है आपके लिए जब तक आपको ये नहीं पता कि उसे यूज कैसे करना है। एंड इट हैपेंस, है ना। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग ले तो आते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता उसे यूज कैसे करना है। सो क्या आएगा? देयरफॉर, अनलेस, हेंस या फिर शुड। और एक ही वर्ड है, हिंदी में अगर ट्रांसलेट करोगे ना तो यहाँ पे जब तक का सेंस आ रहा है। सो यू कैन सिंपली आंसर, बाकी भी मैं वर्ड्स कनेक्ट करके आपको बता दूंगी। लाइक पे से क्लिक कर दो ताकि पॉपअप बाकी स्टूडेंट्स को भी पहुंच जाए।
देखो मैंने आपका टारगेट बढ़ाया नहीं, ऑल्दो आप लोगों ने 313 और 320 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट कर दिए थे, बट आज के लिए 300 ही टारगेट था। नेक्स्ट टाइम कुछ अलग टारगेट लेकर के आएंगे हम लोग। आई थिंक ये वाला आंसर सबको आता है, अनलेस, फिर भी मैं बता देती हूँ। देयरफॉर यूज होता है इसलिए, ठीक है, और इसलिए आपको रीजन बताता है। यू डोंट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर्स, देयरफॉर दे आर यूजलेस, ऐसे करके आप लिख सकते थे, बट यहाँ पर आपसे उल्टी कंडीशन दे रहा है। पहले आपको बता रहा है कि क्या चीज है और उसके बाद आपको बता रहा है कि क्यों। तो बाद में रीजन नहीं दिया इसलिए नहीं लगा सकते। हेंस भी इसलिए का ही सेंस देता है, दैट इज वाई, इसका मतलब होता है दैट इज वाई, जिसमें आप जो एक्चुअल रीजन होता है वो बाद में देते हो, जो बेसिकली उसका रिजल्ट आता है। जैसे बोलो उल्टा लिखा होता ना, यू डोंट नो हाउ टू यूज कंप्यूटर दैट्स वाई दे आर यूजलेस, ऐसे करके लिखा होता तो हेंस भी लगा सकते थे, देयरफॉर भी लगा सकते थे। शुड तो मॉडल ऑक्सिलरी है, शुड का मतलब होता है चाहिए, तो वो तो किसी सेंस में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आई होप ये क्लियर होगा सबको और ज्यादा टाइम इस पर बिताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आउट ऑफ द सिलेबस मत जाना, जो पढ़ा रही हूँ वही पूछना, ऐसा ना हो। वैसे मैं भी पूछने लगती हूँ कभी कभी, बोलते हो मैम ना आउट ऑफ सिलेबस चली जाती हैं। गैलिशिया क्या होता है? मैम लैंग्वेज होती है बेटा, गैलिशियन लैंग्वेज होती है, एक स्पेनिश लैंग्वेज। स्पेनिश जो लोग होते हैं ना, स्पेनिश से रिलेटेड कोई लैंग्वेज होती है, उसका कनेक्शन होता है गैलिशिया, ठीक है। कुछ भी मत पूछो यार, चलो आगे बढ़ती हूँ। लास्ट नहीं, आई थिंक और भी है। मैन्स लैंडिंग ऑन द मून वाज अ जायंट डैश फॉर द ह्यूमन बींग्स। तो जब एक इंसान मून पर गया तो पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जा रही हूँ, फिर भी कनेक्टिविटी करके ही पूछ रही हूँ। पहला इंसान जो चांद पर कदम रखा था वो कौन था, आपने मुझे बताना है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द जोक कि सेकंड कदम किसने रखा था, बट ऑब्वियसली चीज है, जिसने पहला रखा था उसी ने ही सेकंड रखा होगा। सो मैन्स लैंडिंग ऑन द मून, जब एक आदमी कहाँ गया, मून पर गया, तो इट वॉज अ जायंट डैश, वो एक बहुत बड़ी, जायंट का मतलब होता है बिग, वेरी बिग, लार्ज, कोलोसल, काजल होता है ना कोलोसल वाला जो लड़कियां लगाती हैं, उसका भी मतलब होता है बड़ा सा, फॉर लॉन्ग टाइम। तो डैश फॉर द ह्यूमन बीइंग, वो इंसान के लिए डैश क्या थी, चलिए से बताओ। डिस्कवरी थी, नॉलेज थी, इन्वेंशन था, फाइट थी। मैम फोनेटिक्स क्या होता है बेटा? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड। फोन कभी भी आए ना वर्ड आप याद रखना, फोन का मतलब होता है आपका साउंड, ठीक है। किसी वर्ड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, किसी वर्ड का उच्चारण कैसे करते हैं, उसको आप बोल सकते हो कि वो फोनेटिक्स है। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है CH, तो च कब बनता है वो, और CH को कब बनता है, SH को श कब पढ़ते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में आप पढ़ते हो कि किसी वर्ड को कैसे पढ़े, तो दैट इज कॉल्ड फोनेटिक्स, ओके। सो नॉलेज ऑफ साउंड इज said to be the phonetic. Okay. आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। एंड ए आंसर क्यों कर रहे हो आप लोग? डिस्कवरी थी क्या ये? मून पे जाना डिस्कवरी थी। आपको पता है डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? खोज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। यार आविष्कार की स्पेलिंग देखना सही है। और फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। तो ये ना एक्चुअली जब रॉकेट से ही गए थे ना, और अगर आप देखो तो मून पर पहुंचना एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। सो यहाँ पर बेसिकली जो सेंस यूज हो रहा है कि मून पर जाना, इंसान का मून पर लैंड करना, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, उस सेंस में यूज हो रहा है। कोई खोज नहीं हुई थी ये। मून पर जाना इज नॉट खोज। मून पर जाना इज नॉट खोज। खोज वो होता है जो चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है। जैसे मून का होना खोज था, प्लैनेट्स का होना खोज था। तो किसी चीज का होना खोज होता है बेटा, लेकिन किसी चीज पे जाना खोज नहीं होता। जैसे हम दुबई चले गए तो वहां पे जाना खोज नहीं है, बट दुबई जैसा शहर ढूंढना, दुबई जैसी कंट्री ढूंढना, राइट, वो एक खोज थी। सो डिस्कवरी मीन्स किसी चीज की खोज करना जो पहले से ही अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हो, या एग्जिस्टेंस उसका पहले से हो, या अर्थ नहीं, मैं कहीं पे भी बोलूंगी प्रायर एग्जिस्ट कर रही हो।
और इन्वेंशन का मतलब होता है क्रिएट करना किसी चीज को, क्रिएटेड बाय मैन। और यहाँ पे बताओ अब क्या आएगा। मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब नहीं एक्सप्लेन करूंगी और नहीं एक्सप्लेन कर सकती, सॉरी मैम। मेरे को जानवी मैम का इंसेन का बाप, आंसर करिए डी। दोनों की क्लासेस ले सकते हैं आप बेटा, दोनों की। ओके हाँ हाँ ठीक है। अब इतनी सी चीज पकड़ोगे, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तुम लोग को। चलिए, या दुबई इज अ सिटी, ठीक है, शहरी तो बोला था मैंने, और कुछ बोल दिया क्या? कैसी बातें करते हो। फ्लाइट, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन, द करेक्ट आंसर इज डी। ओके चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जायंट फ्लाइट एक बहुत बड़ी उड़ान थी, मतलब एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। नेक्स्ट देखिए, हमीद डैश इन मुंबई। अब देखो मैंने दिखाया ना आपको कितने सारे क्वेश्चंस आपके ग्रामर बेस्ड थे और कितने सारे क्वेश्चंस आपके विकैब बेस्ड थे। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ चले जाओ तो वो विकैब बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो। और अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पर चूज द करेक्ट वर्ड का, वो आपका ग्रामर बेस्ड है। सो जल्दी से देखिए और मुझे आंसर करके बताइए। और जिन लोगों को ग्रामर की स्पेलिंग नहीं पता है, GRAMMAR होती है, इसको याद रखना, ठीक है। Oh my God, you people bring it to 350 and I think today it will cross 400. Oh, Aditya, because you think that so. हाँ बेटा, जानवी मैम आज 5 बजे पढ़ाएंगी। कल एक्चुअली उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, बट अभी शी इज नाउ आई थिंक ऑल राइट, शी विल टेक योर क्लास। चलिए चिराग, आप क्या पूछ रहे हो बेटा? डी आंसर कर रहे हैं। आई थिंक इसमें ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं थी, बहुत सिंपल सा था ये कि हमीद डैश इन मुंबई फॉर 3 years। जब आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ हो फॉर और जब आपके पास लिखा हुआ हो सिंस, तो फॉर और सिंस का यूज आप तब करते हो जब आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ रही है, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, यहाँ पर भी नहीं आ रही। यहाँ पर आईएनजी तो आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ रही है ना। तो क्या हो जाएगा, हमीद हैड बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम टू विजिट। तो हमीद क्या कर रहा था? हमीद मुंबई में 3 साल से रह रहा था जब उसके पेरेंट्स उसको विजिट करने के लिए आए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, इसमें ज्यादा सोचने वाली चीज भी नहीं थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो गया था। और बताओ कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? चलिए आगे बढ़े। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैम बता, क्या पूछ रहे हो बजरंग बली? हेलो मैम, आई एम न्यू, अभी ज्वाइन किया है। वेलकम बेटा। चलो तो ये क्वेश्चन आप लोग का, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ओके, आंसर बी। आंसर बी नॉट अबी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वांट 500+ कमेंट्स। कमेंट जितना करोगे ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एंड इवन आई लाइक दैट ऑल्सो। कल आपका आईडी लॉग आउट हो गया था जिसकी वजह से मैं सबके कमेंट्स को लाइक नहीं कर पाई विद द CUET चैनल, बट आई वांट 500+ कमेंट्स आफ्टर द वीडियो। इसका आंसर आप लोग मुझे करना। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, क्या है? एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। तो हर एक बंदे को, दुनिया जो भी इस दुनिया में रह रहा है उसको भगवान जी नोटिस करते हैं उनके एक्शंस के लिए, एंड फॉर देयर गुड एक्शंस एंड बैड एक्शन, जिन्हें आप कर्म भी बोलते हो, कर्मा, गुड डीड्स और बैड डीड्स। ठीक है, सो ये आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर वीडियो। ओके, और इसकी बात सुन लेना, नोट्स बनाते रहना सेक्शन। ओके, नाउ आपको बता दूं जाते जाते, अड्डा 24/7 की ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है बेटा, कर लो। यहाँ पे आपको फ्री PDF, फ्री सब कुछ फ्री मिल रहा है। क्विज फ्री मिल रहे हैं सारे, चाहे आपके डोमेन स्पेसिफिक के हो, चाहे लैंग्वेज के हो, चाहे आपके जनरल टेस्ट के हो।